हिंदी स्टार्ट करते हैं। पहला पेज में कुछ नहीं आया, पहला पेज में इतना ही आया था कि एच पी लैपटॉप का वो आया सीरियस। दूसरे में क्या है, दूसरे में भी बस सुब्ररंजन मैम की क्लासेस आ गई हैं, सुब्ररंजन की स्टार्ट हो रही हैं ऑफलाइन क्लासेस। दूसरे में यही आया है कि अब ऑफलाइन क्लासेस परमिशन मिल गई है, तो ऑफलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलो पहले में ये आर्टिकल, इसमें पेज में यही आया कि प्रोटेस्ट चालू है, 40 फार्मर जो होते हैं लुकआउट नोटिस हो गया, क्योंकि वो रिपब्लिक डे पे जो उन्होंने किया तो उसके लिए लुकआउट नोटिस गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। तो जो भी इशू चल रहा है वो आपको पता ही है, सब आपके सामने। फिर ये सब FIR थ्रू के सब जो मेन न्यूज़ है, थोड़ा सा ये याद रखो, जो मतलब साउथ है, मतलब पूछ ले आपको तो वेदा नियालम क्या है। ये जो अब जयललिता थी ना, उसके घर को ये इन्होंने एक से म्यूजियम बना दिया, वेदा नियालम नाम दिया है उसे। मतलब तो ये सब है इसमें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कल बताया ना, एक पेटिशन डली थी, जो हेटेज स्पीच ये न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं, फिर ये सोसाइटी बीच में हेट क्रिएट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि हाँ, हमें देखना पड़ेगा, ये जो कंट्रोल करना पड़ेगा न्यूज़ विच आर एग्रीगेटिव पीपल वायलेंस क्रिएट करती है, राइट्स मतलब जो चलाती हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इलेक्शन इन 6-7 स्टेट में। तो एक इशू इससे क्या उठता है कि वन इलेक्शन, मतलब वन वाला इशू था ना, वन इलेक्शन मतलब पूरे इलेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्शन पूरी कंट्री में होने चाहिए। तो पढ़ेंगे किसी दिन आएगा इशू से रिलेटेड। देखो हर साल इलेक्शन होते हैं, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी कहीं कभी कहीं। अभी बिहार के ख़त्म हुए हैं, अगले साल इन स्टेटों में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में है। तो ठीक है, ये वाला इशू है। और फिर इस पेज में कुछ नहीं आया, इस पे भी कुछ नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया। फिर हमारा वही आ गया रिवीजन के लिए, AQI रिवाइज करते हैं, सफ़र रिवाइज करते हैं, CPC भी रिवाइज करते हैं। ये है क्या, स्पीडली जाएंगे। वही AQ क्या है, AQ क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या था, 6 कैटेगरी होती है, मैंने बताया था, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, आपका मॉडरेट, आपका पुअर, वेरी प्योर। तो दिल्ली की वेरी प्योर हो गई है ये हवा। तो ये है, इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट है। कौन कौन से हैं, ये डेली बेसिस पे होता है। डेली कौन कौन से हैं, आपका ओजोन है, ठीक है ना। ओजोन अगर स्टेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर है तो अच्छी मानी जाती है, पर ग्राउंड लेवल पे वो एक तरह से हार्मफुल गैस में आती है। ग्राउंड लेवल पे वो एक तरह से हार्मफुल गैस में मानी जाती है। तो ये हो गया आपका। तो उसमें कौन कौन से एट पॉल्यूटेंट है, MP10, MP2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और लिड। ये सारे हैं उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद कौन कौन से आते हैं, 2014 में लॉन्च हुआ था, वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। मतलब वन नंबर, इनके नंबर्स होते हैं 0 to 50 गुड, तो वन नंबर हो गया, एक नंबर से डिसाइड हो गया। फिर गुड का कलर होता है, गुड का कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन से डिसाइड हो गया। और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कि मतलब गुड है तो ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है हमें। सीवियर वेरी पुअर में आ जाए तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है इन चीज़ों पे, कि ऑड इवन स्टार्ट कर देंगे। तो वन नंबर 2014 में स्टार्ट हो, याद रखो। अभी डेवलप किसने किया है, CPCB ने डेवलप किया है, ठीक है ना। किसके साथ मिलकर, IIT कानपुर के साथ मिलकर बनाया था। CPCB क्या है, मैंने आपको बता रखा है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाटर एक्ट से बनी है 1974 वाले। पावर फंक्शन एयर एक्ट से दी गई है, 1981 वाले से दी गई है इसको। और मतलब कि कुछ इसे टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड कराता है मिनिस्ट्री ऑफ, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को। वो किसके अंदर कराता है, वो कराता है इन्वायरमेंट एक्ट जो है 1986 वाला। इनकी सिक्वेंस भी याद रखना, पहले वाटर आया, फिर एयर आया, फिर इन्वायरमेंट आया, सिक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। और ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फंक्शन इसका क्या है कि मतलब प्रिंसिपल फंक्शन इसे वाटर और एयर एक्ट से ही मिले हुए हैं, जिसके प्रिंसिपल फंक्शन है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, सफ़र। उसमें सफ़र भी था। सफ़र क्या है, सफ़र आपको मैंने बताया था कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड द वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म ये है। ये इंडिजीनियस डेवलप किया गया है, किसने, IIT, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाला है ना, आपका IITM पुणे, उसने डेवलप किया है। किसके साथ मिलके, IMD के साथ मिलके इसने डेवलप किया था। इसे IMD ही रन करता है, क्योंकि क्यों, सफ़र, ये क्या करता है, फॉरकास्ट बता देता है पहले, 72 आवर्स पहले फॉरकास्टिंग वेदर की भी बता देता है, क्योंकि देखो उसके नाम में ही वेदर है। तो इस तरह से IMD चेक करता है ना फॉरकास्टिंग, तो इसलिए IMD से रन करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ये डिफरेंस भी आप याद रखना, ठीक है ना। इधर रियल टाइम बेसिस, 24/7 बेसिस, कलर कोडिंग अलॉन्ग विद 72 आवर्स एडवांस वेदर फोरकास्टिंग, ये है। और इन सिटी में रन करता है, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई।
आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमीशन ऑफ द इस पे AIQ पे, ठीक है, तो उसका आंसर भी दिल्ली और मुंबई थे शायद, दिल्ली और मुंबई, हाँ। फिर सफ़र में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब कि पॉल्यूटेंट कौन से हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर नोट करता है तो मरकरी आ गया। AQI के तो हैं एक्सेप्ट अमोनिया और लेड छोड़ के, ठीक है ना, तो 8 इसके थे, 2 कम हो गए 6, तो 6 AQI के हैं। टेम्परेचर तो मरकरी आ गया। फिर ईन वाले बताए थे मैंने, ईन वाले बेंजाइन, टोलाइन और जियान वाले बताए थे मैंने, ईन वाले, ये 4 है। तो ये हो गया, देखो सब चीज़ नोट करता है, टेम्परेचर, ये वो, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV, सोलर, सबको नोट करता है। तो ये हमने पढ़ लिया। मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी थी, वो ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो शायद आ गया था, नोट नहीं कर पाया। तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉल्यूटेंट बढ़ जाएंगे, 8+4 हो जाएंगे, ठीक है ना। वो एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो एम्बिएंट और कुछ किसी चीज़ को ऐड कर लेता है अपने अंदर, तो बाद में हम पढ़ लेंगे एम्बिएंट वाला, ठीक है। तो हमने सारा सिस्टम पढ़ लिया जिसमें आया था वेरी पुअर कंडीशन में हवा हो चुकी है, इसमें यही दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आज एडिटोरियल 2 एडिटोरियल है। एक तो ग्लोबल एंटी ट्रस्ट चैलेंज, जो बिग टेक जो कंपनी होती है ना, मतलब जैसे आपकी फेसबुक हो गई, ग्लोबल हो गई, इनका इशू चल रहा है किसके साथ, ही मोनोपोली क्रिएट करनी है पूरे मार्केट में। अभी आप क्या देखते हो, अभी आपने कोई चीज़ अपने लैपटॉप में देखी, आपको हेडफोन लेने हैं, आपने कोई भी चीज़ देखी, उसके एडवर्टाइजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास, उसके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरह से पूरी मोनोपोली क्रिएट की हुई है उसने। आपने कुछ फेसबुक पे आप देखते हो, आपने एक घड़ी का देखी ओलेग उस पे खोल के अमेजोन पे, थोड़ी देर बाद आप फेसबुक खोलोगे, फेसबुक के साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा कि वो घड़ी ही दिखाई देगी आपको, वो घड़ी दिखाई देगी। तो एक तरह से मोनोपोली पावर ऑफ बिग फर्म जो टेक कंपनीज है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें दिखाया गया है, यही दिखाया गया है कि इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट फॉर्म आर टुडे लार्जली नॉन। अब मैं आपको इंटर बताऊंगा नॉन रिवाइवल और रिवाइवल में क्या अंतर है। मैंने नोट्स बनाया और आपको एक होमवर्क भी दूंगा। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है यहाँ तक, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये आर्टिकल आपको यहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये नहीं नहीं, कहीं तक नहीं, यहाँ तक ही पढ़ना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ टर्म ऐसी हैं वो बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पढ़ना है आपको ये आर्टिकल, ये आपको बताना है। मैं होमवर्क मैंने स्पेशली छोड़ा है आपके लिए, क्योंकि यार आपको ही पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ समझ ना समझ आपको भी अपनी बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या दिखाया गया है, मैं नोट्स पे आ जाता हूँ, सीधी सीधी बात वही है कि एक तरह से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। मैं नोट्स पे आता हूँ, नोट्स मैंने बनाए हैं इसके। हाँ देखो, एडिटोरियल में क्या है कि एक अब्यूज स्टार्ट है कि मोनोपोली स्टार्ट हो गई है इनकी, फेसबुक और गूगल की, ठीक है ना। और इसमें क्या है, नॉन रिवाइवली, मतलब रिवाइवल क्या है कि इंटरनेट फर्म एक नॉन रिवाइवल है, ग्लोबली नो कोई रेगुलेशन नहीं है इनके ऊपर, ग्लोबली वर्क करती हैं, ठीक है। यहाँ भी आप फेसबुक खोल सकते हो, US में भी खोल सकते हो, तो ग्लोबली वर्क करती हैं। रिवाइवल क्या होता है कि टेलीकॉम, उन पे हमें है ना, अगर रिवाइवल में क्या होता है, अगर एक उसे कंजम कर कंजम्पशन करेगा एक उसे, तो दूसरे कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। अब आपके पास क्या है कि फेसबुक भी चला रहे हो, स्नैपचैट भी चला रहे हो, इंस्टा भी चला रहे हो, और फिर ऑर्कुट वॉर्कुट पहले चलते थे, ठीक है, सब चलाते हो, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सब चलाते हो 1-1 घंटा, तो आप 10 दिन के 5 घंटे तो आपको सोशल मीडिया को चाहिए। पर इसमें क्या है कि आप जियो सिम चला रहे हो, तो इफेक्ट पड़ रहा है ना, वोडाफोन नहीं चल रहा और नहीं चल रहा, तो उन्हें बोलते हैं रिवाइवल, ठीक है ना। रिवाइवल को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जब टेलीकॉम है तो तराई उस पर कुछ रेगुलेशन लगा सकता है, पर ये तो ग्लोबली इस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो उसने ये बोला है। अब मैं आपको होमवर्क क्या दूंगा, एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, उसमें डिफरेंस बताया गया है, वो क्या है, ठीक है ना। फिर उसमें सॉल्यूशन बताया गया गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो फेयरली मतलब बिहेवियर मार्केट में कर रहे हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट ले लेंगे आपका, दिखाते रहेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट बार बार, तो ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को इनसे कुछ जनरेट कर नहीं पाती है, अब फ्री का एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई टैक्स वैक्स लगता है, तो एक तरह से अगर ये इंटरनेट जो फर्म्स है ये अच्छा बिहेवियर क्रिएट करे मार्केट में, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए अगर ये किए। और मैंडेट हमारे पर्सनल डाटा है उसे चोरी कर रहे हैं, उसे सब कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से नॉन पर्सनल डाटा जो है उसे भी मैंडेट करना चाहिए, ये यूज़ कर दो, बाकी डाटा यूज़ मत करो। फिर पब्लिक अब्यूज़ होना चाहिए, मतलब हम जैसे हम करते हैं ना, आपने वीडियो देखी कोई, उस पर आप क्या करोगे, वो जाके आप उस पर उसे क्या करते हैं, उसे वीडियो को कुछ गलत है क्या करते हो आप, उस पर रिएक्शन क्या करते हो, याद नहीं आ रहा मुझे। अगर आपको वीडियो कोई गलत लगती है तो आप उस पर जाके क्या करते हो, मतलब कि जैसे
कोई नया चैनल ज्वाइन हो तो लीव और विद उस पर ऑप्शन आता है। तो ऐसे आप पब्लिक को भी वॉयलेंस उठाना चाहिए, मतलब पब्लिक को भी अवेयरनेस करनी चाहिए कि अगर कोई आपको गलत लग रहा है चीज़ें तो उसमें वो ऑप्शन भी आना चाहिए कि फेसबुक ये गलत कर रहा है, हम उस पर जाके अब उस पर उसे नोट कर सके, बोल सके फेसबुक से गलत है। तो ये वाला ऑप्शन गवर्नमेंट को ये सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है ना। उसने एक एग्जाम्पल भी है, 2015 में क्या हुआ था, फ्री बेसिस प्रोग्राम चलाया था एफबी ने, मतलब फ्री बेसिक, तो उसे तराई ने बैन लगा दिया था उस पर। क्यों बैन लगा दिया था उस पर बताऊंगा। उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पे काम करना स्टार्ट किया था। मतलब कि क्या, कि जैसे ये गूगल है या फिर कोई फ़ोन है, ठीक है ना, आपने एयरटेल का सिम लिया, आप फेसबुक उसमें फ्री चला सकते हो विदाउट इंटरनेट, तो ये नेट न्यूट्रलिटी केस हुआ। आप प्रिफरेंस दे रहे हो पर्टिकुलर वेबसाइट को, आप क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो पर्टिकुलर वेबसाइट को, ये गलत चीज़ है ना, और पे इफेक्ट जाएगा ना। एक तरफ आपने खोला कुछ, फेसबुक को आपने प्रेफरेंस दे दिया, आपने फेसबुक खोला, फेसबुक को प्रेफरेंस अब खुल जाएगी विदाउट इंटरनेट, या फिर आपने प्रेफरेंस दे रखा है और कोई वेबसाइट खोलोगे आप, उसमें जाके स्नैपचैट खोलोगे वो नहीं खुलेगी विदाउट इंटरनेट भी। अब प्रेफरेंस दिया तो जल्दी ही फेसबुक खुलेगी। तो आप प्रेफरेंस दे रहे हो, इसे बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं। तो इस पर क्या हुआ, पब्लिक को, और जो अदर कंपनी थी, पब्लिक ने उस पर ऐतराज़ उठाया, पब्लिक आउटक्रेज हुई, तो तराई ने उस पर बैन लगा दिया। तो ये चीज़ उसमें बताई गई आर्टिकल में। तो मैं उस आर्टिकल पे आता, दो तीन वर्ड, एक नॉन रिवाइवल, रिवाइवल, एक्सक्यूडेबल, नॉन एक्सक्यूडेबल, इसके डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ ओरली। ये रिवाइवल हमने पढ़ लिया, ये देखो ये लिखा है, द कंजम्पशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ वन डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ अदर। दूसरे एक यूज़ करेगा दूसरे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर एक यूज़ करेगा तो इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, मतलब जुडिक्शन बाउंड्री होती है टेलीकॉम पे, इन पे कोई जुडिक्शन बाउंड्री नहीं है, क्योंकि एक तरह से पूरे ग्लोबली ऑपरेट हो रहे हैं, कोई ऐसी कोई ग्लोबल फर्म नहीं है कि इसमें जुडिक्शन बाउंड्री रख सके। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोलता है कि, मतलब थर्ड क्या बोलता है ये, कि आपका डिबेटेबल है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड इंटरनेट फर्म आर द एक्सक्लूडेबल। जो इंटरनेट फर्म आपको प्रोवाइड कर रही है गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूडेबल है, बट जो टेलीकॉम इज सर्टेन एक्सक्लूडिव ड्यू टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। ये आपको पढ़ के बताना है। ये इसमें मतलब क्या बोल रहा है, देखो एक्सक्लूडेबल बोला है कि मतलब कि ये इंटरनेट फर्म कुछ भी कर रही हैं, आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ये मतलब एक तरह से वो तो चलेगा, आपके पास होगा तो चलेगा, नेट होगा तो दिखाएंगी दिखाएंगी। ठीक है ना। एक तरफ बोलता है कि टेलीकॉम, पहले टेलीकॉम के आपको डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो ऐसे बोल रहा है, उस इंटरनेट तो चलेगा ही चलेगा। तो इंटरनेट फर्म तो अपना काम कर ही रही है, चाहे डाटा हो या ना हो। डाटा को इन्होंने बोल दिया है कि वो एक तरह से excluded to need of the consumption of the connection of the from the respective telecoms and the ये सब बोल रखा है इसने। तो इसमें यही रखा है एक्सक्लूडेबल क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है। नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या होता है कि आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते उसे, मतलब आपको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट द यूएस इंटरनेट स्टार्टेड, मतलब कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें आपको कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब उसमें दिखाया गया। पर ये आर्टिकल यहाँ से ही लेके यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। फिर इसमें ये बताया कि मोनेटाइज मॉडल क्या होना चाहिए, मतलब कि जो नॉन एक्सक्लूडेड नॉन वैल्यू गुड्स हैं आर ऑल्सो एज ए पब्लिक गुड्स टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को एक तरह बोल रहा है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या करा रही है, ये आर्टिकल में मेन चीज़ जानने की यही है कि मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, गवर्नमेंट को सॉल्यूशन क्या करना चाहिए उन्हें टैकल करने के लिए, यही सारे आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है ना, पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, फिर इसमें कुछ इनकी तारीफ भी की गई है कि एप्लीकेशन ज़रूरत है, गूगल मैप डे टू डे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, हम इधर से उधर जाते हैं उसके लिए ज़रूरत है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी क्या हुआ, वैक्सीन जो लग रही है ना, अभी गूगल मैप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज़ प्रोवाइड यूजिंग ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं। फिर अपने गूगल के जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि जो कोविड की वैक्सीन लग रही है ना, जैसे मेरे घर में लगा के चले गए तो वो नोट हो जाएगा गूगल के, मेरे लग चुकी, मेरे बराबर घर में नहीं लगी, तो ऐसे वो नोट करने के लिए भी काम आएगा। एक तरह से इनका यूज़ भी है, वो इसने ये बोला, एक बैलेंस उसने आर्टिकल लिखा है। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया, सब्सिडी देनी चाहिए, ये नॉन पर्सनल डाटा, ये वो सब तो सारा इसमें ये लिखा है। पर इस आपको क्या होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दिखा रहा हूँ आपका। ठीक है, मैं लेट हो गया था, सबसे लास्ट में मैंने एडिटोरियल ही पढ़ा है, देखो ये दोनों एडिटोरियल पढ़े हैं, क्योंकि ये और ये आपको बताना है।
ये तो मैंने लिख दिया। देखो नॉन रिवेल्यू इंटरनेट फर्म होते हैं, ग्लोबली नो रेगुलेशन होती है। देखो आर्टिकल में क्या है कि आपको वर्ड उठाना है, ये नहीं आपको गार्बेज इकट्ठा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जब तक मेंस आएगा वो गार्बेज ही रहेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो आपको वर्ड उठाने होते हैं। पूरा आर्टिकल में 5-6 वर्ड निकलते हैं। रिवाइवल नॉन रिवाइवल में क्या अंतर है, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा जियो अदर नेटवर्क, ये रेगुलेट कर पाते हैं। फिर ऐसी एक्सक्लूडिंग क्या आप उठा लेना कि एक्सक्लूडिंग के लिए मतलब लिखना, 4 वर्ड लिख देना, इधर भी ऐसे ही लिखना। फिर सॉल्यूशन मैंने लिख दी क्या क्या करने चाहिए, एक एग्जाम्पल डाल दिया, पूरा आंसर राइटिंग होगी भाई 150 वर्ड की। ऐसे ही लिखते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। वो आर्टिकल थोड़ा उसमें ही समझा दूंगा। तो ये पढ़ के आपको करना है प्लीज़, अगर नहीं करोगे कोई आर्टिकल काम का नहीं है आज, कोई भी काम का नहीं है, ये वाला भी काम का नहीं है, ये इन्फेक्शन रेट वेट कुछ काम का नहीं। फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स आ गई है अपना, ठीक है ना, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ऊपर पेज भी आज भी स्पोर्ट रेट, ये काम का है। इसमें क्या बोला है, जो हेट स्पीचेस होती हैं, हेट्स क्राइम होते हैं, क्योंकि क्यों 27 जून को क्या था, मतलब कि वो नाजिम वाला जो हुआ था ना, उसने मतलब वो गैस चैम्बर में कई लाख आदमी मार दिए थे, तो वो वाला उसके ऊपर आया है कि हेट स्पीच उसके ऊपर। तो इसमें क्या बताया गया कि हेट, ये तो आप पढ़ लेना, ये तो इन्होंने हिस्ट्री दी है कि मतलब कि वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने आदमी मार दिए गए थे, तो उसका वो उसके ऊपर आया। फिर उन्होंने क्या बताया कि हेट स्पीच को कंट्रोल कैसे करेंगे। मैंने आपको हज़ारों बता रखा है कि आपको फैक्ट चेक होना चाहिए, जो गलत न्यूज़ है हेट स्पीच दिखाते हैं, कोई रेगुलेशन आना चाहिए, फिर ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। और आप इसमें और भी ऐड किए गए हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हेट स्पीचेस और क्रिएट हो गया, मतलब सोसाइटी में रिफ्ट बना दिया है हेट स्पीच ने, हिंदू मुस्लिम ये वो सब करके, वो ऐसा क्यों हुआ है कोविड के बीच में। ये बोलता है कि कोविड टाइम में घर में रहते थे तो स्क्रीन टाइम हमारा इंक्रीज हो चुका था, मतलब अभी टीवी 1 घंटे आपके पापा देखते होंगे या आधा घंटा, पर कोविड टाइम में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, 10-10 घंटे टीवी देखना स्टार्ट किया। फिर उनके दिमाग में क्या है, टीवी ने बार बार दिखा रहा था, वो इस चीज़ें दिखा रहा था, तो वो एक हेट स्पीच क्रिएट होगी माइंड में उनके आ गई। तो उनके उसे रोकने के लिए क्या बोला है उसने, रोकने यही देखो, ये लिखा कोविड टाइम द एग्रेशन एंटी सेमेटिज्म वर्ल्ड वाइड बाय एट्रीब्यूटेड ब्लेम ऑफ ज्यूज, ये सब करने के लिए ये सब आ गई। तो उसने क्या बोला है कि लोगों को एजुकेट बनाना पड़ेगा, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, यूनेस्को ने चलाया था, देखो ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन, ये वो सब प्रोग्राम चलाए थे ये सब करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब करने के लिए हमें एजुकेटेड बनाना, फैक्ट चेक नॉलेज करना के लिए बनाना पड़ेगा। पर इसमें कुछ उल्टा भी बताया, उल्टा ये बताया कि उस टाइम पे लोग एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे, पर फिर भी लोगों को मतलब लोगों ने लोगों को मारा, ये स्पीच मतलब रिफ्ट क्रिएट कर दिया सोसाइटी में। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो मतलब आपको बैलेंस लिखना है कि मतलब एक तो नॉलेज तो चाहिए चाहिए आपको, एक तरह से सोशलनेस भी आनी चाहिए आपको, इथिकल मॉरलिटी भी आनी चाहिए। तो ये सब इसमें बताइए। जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है, आप नॉलेज चेक 3 पेपर कर लेते हैं, हमारी प्री कर लेता है, 3 पेपर कर लेते हैं, पर हमारा एग्ज़ाम होता है कि हमारी मॉरलिटी कैसे चेक होती है, मॉरलिटी चेक होती है पेपर 4 से। तो यही सब इसमें बताया गया है कि यूनेस क्या क्या करना चाहिए। फिर आपको मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंसर राइटिंग में लिखोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, यूनेस्को लॉन्च द कैंपेन चलाई थी, प्रोटेक्ट द फैक्ट, प्रोटेक्ट द फैक्ट, डेवलप बाय द इंटरनेशनल मतलब होलोकास्ट रिसेंबल अलाइंस है करके इन्होंने चलाया था, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिसेंबल अलाइंस। ठीक है ना, तो इसमें क्या चलाया था, प्रोटेक्ट द फैक्ट, प्रोटेक्ट करना है, फैक्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब उसने यूनेस्को ने चलाया था। और वो प्रोग्राम चलाते रहते हैं कि वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे, हेट स्पीचेस दूर रहें सोसाइटी से, ये सब के लिए। तो यही इसमें लिखा गया है कि वर्ल्ड जूइस कांग्रेस 100 पोर्ट्स पर डे एवरेज टू डिनाई द होरो, ये होलोकास्ट होलोकॉस्ट ये जगह थी, मतलब यहाँ पे किया गया था 1945 में, इसमें यही है। आपको क्या करना है, ये पूरा बकवास है, हमें कुछ नहीं पकड़ना है इस आर्टिकल से। देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इंडिया के बारे में, हेट स्पीच पे कैसे रोक सकते हैं हम, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हेट स्पीच के 5 पॉइंट आपको। ठीक है ना, गवर्नमेंट को क्या रेगुलेशन करना चाहिए, ठीक है, कोई रेगुलेशन है क्या नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कोई बेस्ट एग्जाम्पल हो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कोई यूएस ने कुछ बनाया हो हेट स्पीच रोकने के लिए, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, ये वो सब ऐसे आपको लिखना है। जैसे यूनेस्को का हम ये डाल सकते हैं, ये वाला प्रोटेक्ट द फैक्ट करके एग्जाम्पल में। तो ऐसे आपको आंसर लिखना होता है, पूरा आर्टिकल को आपको नहीं, समझ बना के अपना आंसर लिखना होगा आपको। तो ऐसे आप लिख पाओगे ये वाला आंसर। पहला भी मैंने आपको देखो, मैंने पूरा एक पेज में पहला आर्टिकल लिख दिया था,
ये वाला देखो ऐसे ही मैं बनाता चलता, नॉन एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डाल देता है इसमें, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक पेज तो देखो वैसे ही भर गया, यहाँ से लिखता हुआ आया। अगर मैं ऐसे खोल के थोड़ा लिखूंगा ओपनली तो नीचे तक 2-3 पेज भर जाएंगे, इतना लंबा आंसर आता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा ऐसे समझ बनाओ। बच्चे डरते हैं कि यूपीएस में लिखने को आता है, भाई लिखने को नहीं आता, पॉइंट में आपको चाहिए, पॉइंट में आपको चीज़ देनी पड़ेगी। तो मुझे आपको एक चीज़ पढ़ानी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे आर्टिकल से क्या मतलब है कि कंपटीशन क्रिएट रखना है मार्केट में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उसको मेंशन करोगे तो वो मैंने बॉडी में लेके आऊँ, एक नई बॉडी है, जब तक हमने नहीं पढ़ी थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत लोग जानते होंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। कंपटीशन मतलब एक्ट 2002 में आया था, भाई 2002 में आया था, उससे पहले कोई कंपटीशन ही नहीं था मार्केट में। ये क्या काम करती है, इसे आप में दो कंपनी है मार्केट में, एक क्या फ्री प्रोवाइड कर रही है कोई चीज़, तो दो कंपनियों को मतलब दूसरी कंपनी को हार्म हो रहा है ना यार, ग्राहक उसी उसी के पास जा रहे हैं। मैंने नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो अभी हुआ था 2016 17 18 में, पता नहीं जब ये कम सो रही थी क्या, जागी नहीं थी क्या, क्या फिर गवर्नमेंट की उसमें मिली भगत थी क्या, फिर समझ गए होंगे आप, जिसका मोबाइल में आपका सिम है। तो दूसरी कंपनी को हार्म ना हो, इसलिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया थी, कंपटीशन क्रिएट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, ग्रोथनेस के लिए। अगर मेरे और आपके बीच में कंपटीशन होगा तो मैं पढ़ूंगा ना आपसे ज़्यादा, कंपटीशन चल रहा है, यूपीएससी कंपटीशन करा रही है, आप सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जीतूंगा। आप मुझसे आगे चल रहे हो, मुझे देख लो ये जीत जाएगा मुझसे, तो मैं आपसे तेज चलूंगा ना, तो ग्रोथ होगी दोनों की, माइंडली ग्रोथ होगी दोनों की, फिजिकली ग्रोथ होगी दोनों की, सब कुछ होगा। तो कंपटीशन इज़ गुड फॉर, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कंपटीशन में, मतलब कि दोनों शायद निगेटिव होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है शायद, नहीं नहीं दोनों निगेटिव होते हैं। अगर ये लड़ेगा तो इस पे हार्म होगा, ये लड़ेगा तो इस पे हार्म होगा। वही कि मैं आगे चलूँगा, 1000 बच्चे रखने हैं उन्हें, तो 1000 बच्चे को सिलेक्शन देना है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, मैं मुझसे आगे चलोगे तो तुम जीतोगे। तो कंपटीशन कमीशन आई 2002 में बनाई गई थी। रिकमेंडेशन किसने किया था, ये राघवना कमेटी ने किया था। इन कमेटी ने इसके रिकमेंडेशन की थी। उससे पहले क्या था, उससे पहले भी था भाई हमारे पास मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, एमआरटीपी एक्ट था उससे पहले हमारे पास। ये मोनोपोली क्रिएट ना करे मार्केट में कोई, इस एक्ट से देखते थे। और बाद में 2002 में सेक्यूरिटी बना दी थी, कंपटीशन एक्ट से ही। रिकमेंडेशन किसकी, राघवाना कमेटी की रिकमेंडेशन थी। देखो मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर उधर का मैं कुछ बताते ही नहीं, जो प्री के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट लिखने के लिए। वरना ये 3 पेज का लिख रखा है कि जजमेंट की कौन कौन सी आई, क्या क्या हुआ, ये वो सब। ये क्या काम करते हैं कि ये कंज्यूमर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कोई जुरिडिक्शन है ना, मतलब कि जो प्रोएक्टिव कोई एग्रीमेंट हुआ है इन सब में, उसे मतलब ध्यान में रख के काम करती है कि ये सभी उसे भी हार्म ना हो और कंपटीशन भी मार्केट में बना रहे। ठीक है चलो। फिर 2002 में बनाई गई थी, फिर कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़े टाइम के साथ, तो 2007 में हमने कुछ अमेंड किया इसमें। क्या अमेंड किया, हमने प्रोहिबिट किया एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट जो हमने कर रखे ना, एग्रीमेंट को मेंटेन देख के चलती है, कुछ ऐसे हमने एग्रीमेंट कर रखे जो एंटी कंपटीशन हो, उनको मतलब हमने क्या कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। डोमिनेट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, कोई एग्रीमेंट डोमिनेट पोजीशन दे रहे हो, जैसे हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया अपने जैक मा के साथ, अली बाबा के साथ, 1950 में आप हमें ये प्रोवाइड करोगे और ये वो हम आपको मार्केट देंगे, दूसरी कंपनी को हार्म हो रहा है। पर 2007 में हमने क्या किया, कुछ ऐसे टाइप के एग्रीमेंट जो किए थे जिसमें है वो हमने हटा दिए, ये एंटी कंपटीशन है। फिर ये क्या करती है, और क्या हुआ 2007 में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल बना। जो अब क्या होगा, कोई कंपनी शिकायत लेके जाएगी, जियो मतलब कोई कंपनी से, वोडाफोन शिकायत लेके जाएगी, भाई साहब हमारा बर्बाद कर दिया उन्होंने कंपटीशन ख़त्म करके मार्केट में, ये वो। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी एक तरह से, ठीक है ना। क्वासी जुडिशियल होगी तो कोई ना कोई इसमें जज होगा, या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, तो ऐसे याद रखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कंपटीशन कमीशन बना 2007 में, अमेंडमेंट करके एपलेट ट्रिब्यूनल बना, चलो बन गया जी। फिर इसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। इसे रिप्लेस कर दिया 2017 में, किससे रिप्लेस कर दिया, एनसीएलटी से, वो जो आया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल जो आया था, इससे रिप्लेस कर दिया इसे। ऐसा क्यों किया भाई, 2007 में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड आ गया था, उसमें ये काम करती है उसमें। तो 2017 में ये भी खत्म कर दिया कि 50 क्यों रखे हैं एपलेट ट्रिब्यूनल, एक ही रखो भाई, तो इसे खत्म कर दिया जो 2007 में बना था।
ये हो गया। अब इसके मेंबर कौन होते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करते हैं। अब किसी जुडिशियल बॉडी है तो एक ना एक मेंबर या चेयरमैन इसका कौन किस में से आएगा, जो हाई कोर्ट में से आएगा, जज होगा उसका या जो भी होगा। इतना हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि किसी जुडिशियल है तो इसका मेंबर एक ना एक जज होगा। क्यों ज़रूरत पड़ी, प्रमोट ए फ्री एंटरप्राइजेस, मतलब मार्केट में फ्री कॉम होना चाहिए, मतलब प्रमोट अगेंस्ट द मार्केट डिस्ट्रक्शन, जो मार्केट में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ना, आ गए फ्री बांटना स्टार्ट कर दिया, ये करना स्टार्ट कर दिया, फलाना ढिंकाना कुछ करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे रोकने के लिए कोई डिस्ट्रक्शन ना हो मार्केट में। चाइना घुस गया हमारे मार्केट में, अपने मार्केट कम बेचने लगा, तो इन सबको रोकने के लिए प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, भाई हमारी लोकल इंडस्ट्री है, कोई बाहर की आके फ्री में बेचने लगेगी तो हमारी लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, उन सबको सेव करने के लिए। यही कि एक तरह से क्या करना है, रोबस्ट करना है इसे, कि क्या रोबस्ट करना है, कि एक तरह से कंपटीशन मार्केट में चलता रहे, इसका एक काम है। ठीक है, चलो हमने ये एक बॉडी पूरी पढ़ ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड कंपटीशन करना है ना, एक तरह से तुम्हारे दिमाग में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमें पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा दी, पर आपको इस आर्टिकल को यहाँ तक पढ़ना है, ये यहाँ तक पढ़ना मेरे हिसाब से, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके की डिफरेंस से लेके, और आपको फुलफिल करना है, वो समझाना है मुझे, फुलफिल करना है। मैं स्पीड में पढ़ गया थे, 5-6 मिनट में पूरे को पढ़ गया। फिर इसमें क्या है कि वो हेटेड क्राइम वाली मैंने बता दी, मैंने बताया इसमें बस आपको एग्जाम्पल उठाने हैं, चीज़ें उठानी है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया लोगों का, हेड स्पीच देखते देखते, फिर वो अपने जो पढ़े लिखे भी थे अपनी समझ खो बैठे, फिर वो अपना इस तरीके से, तो क्या करना चाहिए उन्हें बताना चाहिए, फैक्ट चेक करने चाहिए, करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, ये वो सबके बारे में। इस पेज पे कुछ नहीं है। मरकरी द टूरिस्ट फ्लो इन द मुन्नार, मुन्नार कहाँ है ये पता, ये लगाना, इन मुन्नार, मुन्नार कहाँ है ये, विंटर मुन्नार टूरिस्ट इज विंटर ऑफ, कहाँ है ये, इदुकी, इदुकी कहाँ है आप पता लगाना, साउथ में पहुँच जाना, तो वहाँ पे क्या हो गया, मरकरी डिप गिर गया। मुन्नार याद रखना कहाँ पे है मुन्नार, ऐसी चीज़ होगा। फिर ये सब उससे रिलेटेड है, ये सब उससे रिलेटेड है। देखो ये टैबलो आ गया, यूपी के टैबलो को बेस्ट अवार्ड मिल गया, भाई साहब क्या बात है। थीम क्या थी, देखो क्या थीम थी, थीम क्या थी, अयोध्या, कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दिया है। दिया किसने है, अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर, जो हमारी मतलब कि वो किरण रिजिजू वाली मिनिस्ट्री है उसने, और अपना माइनॉरिटी अफेयर ने, मतलब जो उसके मिनिस्टर उन्होंने, किरण रिजिजू ने दिया है अवार्ड। और टेबलो हमारा फर्स्ट आया है यूपी का, सेकंड कौन सा है, त्रिपुरा का और उत्तराखंड का, ये सेकंड थर्ड आया है। आपको अपनी स्टेट का टेबलो जरूर याद होना चाहिए। यूपी का ये है, जो यूपी वाले हैं वो समझ जाओ, ये था उनका, अयोध्या की थीम पे था, कल्चर हेरिटेज ऑफ अयोध्या, फर्स्ट मिल गया, मुझे पता था फर्स्ट ही मिलेगा, काम ही ऐसे हमने हमने 2019 का इलेक्शन जीत लिया उसके नाम पे, तो फर्स्ट तो आने ही थे, अब तो जीतते आ रहे हैं अब तक। फिर क्या है कि वैक्सीन है, कि मतलब क्या जो सेफ होंगे, वैक्सीन आर सेफ फॉर दोस हु हैव ब्लड, थिनर ब्लड है जिनका, वो सेफ होंगे। इसमें आईसीएमआर आया, आईसीएमआर कल पढ़ेंगे। इसमें डीजीसीआई आया है, डीजीसीआई रिपीट करते हैं क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो रिवाइज करने में आसानी होगी अपना। डीजीसीआई, डीजीसीआई देखो ये आ गया आपका, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया करके आएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अंडर सीडीएस होता है, इसके मतलब कि क्या होता है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। किसके अंडर होता है, सीडीएसओ के। सीडीएसओ किसके अंडर होता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर होता है, उसके अंदर होता है सीडीएसओ, सीडीएसओ के अंदर होता है डीजी, आपका डीसीजीआई, ये रिस्पॉन्सिव फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड प्रोडक्ट, जो आपके वैक्सीन, फोर फ्लूइड और सीरम वीरम बनाते हैं, उनसे वो ये क्या देता है, अप्रूवल देता है। मतलब एक तरह से याद रखो कि ये कोई ड्रग व्रग बनाना है इंडिया में किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अप्रूवल कौन देता है, डीसीजीआई, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। किसके अंदर आता है, सीडीएसओ के अंदर, सीडीएसओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। ये 2 पॉइंट याद रखना। ये क्या काम करता है, एक तो ले डाउन करता है स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए। अभी कोवी वैक्सीन की बात चल रही थी ना, जो अपनी है इंडिया की कोवैक्सीन, कि उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी की परमिशन नहीं दे रहा था, कि वो कुछ मैन्युफैक्चर में कुछ है ये वो, फिर बाद में दे दी इसने इमरजेंसी कंडीशन में। पर अभी सुनने में क्या खबर आ रही है, जो नया म्यूटेशन आया है ना वायरस का, कोविड का, उसमें बहुत हेल्पफुल हो रही है, इवन कोविशील्ड से ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है अपनी कोवैक्सीन, तो भाई बढ़िया बात है।
तो सेलिंग इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया उसको भी यही देखता है। एप्लेट अथॉरिटी इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर आपने कोई दवा आपको गलत मिल गई, कुछ हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसी कंपनी के ऊपर, तो आपने एप्लेट ट्रिब्यूनल भी है ये एक तरीके से। और ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है। पावर तो होगी ना, कहीं से पावर तो आई होगी ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से इसे पावर पावर मिली हुई है, ठीक है ना। और क्या काम करता है ये, मतलब जो ड्रग एनालिटिक्स होते हैं अपने आदमी होते हैं, फिर जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरीज होती हैं उनको भी एक तरह से ये देखता भालता है, उनको मतलब से करता है। अब इसमें हमें मेन चीज़ क्या पढ़नी है, ये हमने पूरी पढ़ ली ये चीज़, ये हमने DCGI के बारे में पढ़ लिया। एक कंपनी और होती है, एक कंपनी कौन सी होती है, NPPA, क्योंकि इन दोनों डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको। NPP क्या होती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। देखो इसने क्या किया, रेगुलेट किया दवाई को कैसे बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ इसने बताया, इसने सब कुछ रेगुलेट किया। अब ये क्या करते हैं भाई, दवाई बन के तैयार होगी, इसके पैसे कितने रखने हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फार्मास्यूटिकल क्या क्या चीज़ पड़ी है वो तो फार्मास्यूटिकल ही बताएंगे ना। अब मैंने सब्जी बनानी है, सब्जी में क्या क्या मैं डालूंगा, ठीक है, वो जी स्टैंडर्ड इन्होंने डिसाइड कर दिया सब्जी ऐसी होनी चाहिए। अब सब्जी में क्या क्या पड़ा है वो तो नहीं पता ना, वो तो फार्मास्यूटिकल वालों को पता है ना, उसमें इंग्रेडिएंट क्या डाले हैं, तो वो कौन बताएंगे, वही प्राइस बताएंगे इंग्रेडिएंट के हिसाब से। तो इसका काम किसे दिया, फार्मास्यूटिकल को। अब फार्मास्यूटिकल किसके अंडर आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। यहीं पे मार मारता है UPSC, कैसे मार मारता है, DGCI को बताता है कहाँ किसके अंडर आती है, इसके। और ये पूरी बात लिख देगा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसे लिख देगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। ऐसे ही वो घुमाता है चीज़ों को। ये कब बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी 1997, इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी जो एक्सपर्ट की थी। और फिर इसे क्या किया गया, इसे अप गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना था, तो उसने क्या किया गया, DPCO एक्ट लेके आई। DPCO एक्ट क्या था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO एक्ट से अपने अंडर ले आई। मॉनिटरिंग प्राइस गवर्नमेंट करती है, वो मैंने आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पढ़ाया था, कुछ चीज़ों को उसमें भी डाल देती है। देखो ये आगे DPCO, it is an order issued by the Government of India under Section 3 of Essential Commodity Act 1955 to regulate the price of drugs। तो कुछ गवर्नमेंट ने DPCO एक्ट ला के इसकी पावर अपने अंदर ले ली। पहले क्या था, इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट थी है, तो ये एक्ट ला के अपने अंदर कुछ पावर ले ली, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, पर्पस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजन ऑफ डिविसिव पावर टू गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड इन NP, अपने अंदर पावर लेके आ गई थी। तो आपको क्या याद रखना है प्री के लिए, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस एक्ट से, DPCO एक्ट से है। और ये कुछ गवर्नमेंट क्या करती है अपने पावर से, इसमें एसेंशियल कमोडिटी में कुछ ड्रग्स रखती रहती है जो ज़रूरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं अपने इस पे। तो हमने देखो 3 बॉडी कंप्लीट कर ली आज। फिर ये पॉस्को देखो फिर आ गया, पॉस्को वर्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेश बाय द, मैंने कल बताया था आपको, स्किन टू स्किन कुछ मैटर चल रहा था। देखो इसमें लिखा भी है क्या क्या होता है, फीमेल के साथ पढ़ लेना। होल्डिंग द हैंड ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, ओपन द जीव ऑफ द पैंट, ये वो सब उसमें चल रहा था। तो उसने बोला कि भाई क्यों नहीं आता, उसको सेक्सुअल हैरेस हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है उसके साथ फिजिकली कुछ हो या स्किन टू स्किन टच होनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पॉस्को के अंडर में आएगा। बहुत अच्छी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब चल रहा था उसका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या आ गया, फिर UPSC एफिडेविट, ये बात की बात है, जो होगा देखी जाएगी। अपना क्या, सुप्रीम कोर्ट को 1950, मतलब कल क्या हुआ था 28 जनवरी को, उसे मतलब 71 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को चलते हुए, 71 ईयर्स अब वो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी। ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वो बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, बस ये याद रखना कि 71 साल पहले बैठी थी, कहाँ बैठी थी, कोर्ट चैम्बर इन पार्लियामेंट में उसकी पहली सिटिंग हुई थी जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था, फिर बाद में बिल्डिंग बना के उसे दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या इनिगोरेटेड वर्ड विद द वर्ड ऑफ गार्जियन ऑफ लिबर्टी, ये लाइन याद रखना, इस डायरेक्ट प्री में डाल के पूछेगा आपसे। ये वाली लाइन मैंने नोट्स में दी है, वैसे देखो मैंने लिखी होगी कहीं, क्योंकि मैं अपने लिए बनाता हूँ ये नोट्स, ऐसी बात नहीं है, आपको भी दे देता हूँ। शेयरिंग, कर भला तो हो भला, कहावत है ना, कर भला तो हो भला, भला करोगे तो खुद भी भला होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। शायद लिखी नहीं है मैंने, इसमें लाइन ही है, ये लिखी है, देखो ये लिखी, ठीक है ना। इसमें पहले जज का नाम भी दिया गया, आपका हरीलाल करके, हरीलाल जे कन्हैया कानिया, इसमें नाम दिया गया। देखो पहले जज का फर्स्ट चीफ जस्टिस जस्टिस हरीलाल जैकी सुंदास कानिया, इनका नाम दिया गया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे। तो मैंने उसमें देखो लिख दिया है मैंने उसमें नोट्स में, इनका नाम सुप्रीम कोर्ट वर द वर्ड ऑफ गार्जियन ऑफ लिबर्टी। तो ऐसी चीज़ों को याद भी रखा जाता है और वेटेज भी रहता है इनका। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, आगे वर्ल्ड न्यूज़ आएंगी अब। क्या हो गया, क्वेश्चन ऑफ आंसर मनीवाल। आगे चलते हैं, आगे न्यूज़ आती है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। अभी एक इंडेक्स आया है, इंडेक्स आया है, सीधा न्यूज़ में आ जाते हैं अपने नोट्स में, मैं पूरे में छान के लाया हूँ पूरे इंडेक्स को। चलो अपने इसमें आ जाते हैं, एक इंडेक्स आया है, कौन सा इंडेक्स आया है, ये आया। एक इंडेक्स आया कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, कोविड 19 परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने निकाला था, लॉ इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, इसने निकाला, न्यूजीलैंड की फर्स्ट पोजीशन दी है। आपने न्यूज़ में सुना होगा न्यूजीलैंड ने अपनी रिकवरी कितनी जल्दी सब आदमियों की कर ली थी कोविड से, छोटी कंट्री है भाई, 2-4 लाख आदमी रहते हैं, रिकवरी कर दी थी उसने अच्छे से, तो फर्स्ट कंट्री इंडिया, न्यूजीलैंड को बताया गया। ये इंडिया वाले ढकोरे बजा रहे थे ना कि हमारा बहुत अच्छा रेट है, ये रेट है, वो रेट है, इंडिया की पोजीशन आई है 86 आई है 98 में से। जो इंडिया वाले ढोक लगा रहे थे इतने खड़े होके कि हमारा बहुत अच्छा रेट है, वो तो चीज़ों से पता लगता है ना, फैक्ट चीज़ों से, इतना अच्छा रेट था कि 86 पोजीशन आई है। उसके बाद क्या था कि श्रीलंका इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन साउथ एशिया, कुछ सीखो यार, कुछ सीखो, पूरे साउथ एशिया में श्रीलंका ने बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद ब्राज़ील तो वर्स्ट था ही, उनके तो जो लीडर थे वो कुछ नहीं कहते, कोरोना वरोना कुछ नहीं होता। जब वो डेथ रेट इंक्रीज़ हुआ उनके अंडर, जब वो मरने स्टार्ट हुए, वहाँ इलेक्शन चल रहे थे ना, जब सब कुछ इंक्रीज़ हुआ, फिर वो कह रहा है कि हाँ कोरोना बहुत बड़ी चीज़ है। तो ब्राज़ील फर्स्ट है। उसके बाद यूएस तो आपको पता ही है, वो इलेक्शन भी चला रहे थे अपना, इन्हें भी हैंडल कर रहे, तो 94 यूएस भी वर्स्ट है, आपको दे देगा यूएस एज ए गुड, ऐसे करके दे देगा ये। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो इंडेक्स किसने निकाला, इंस्टीट्यूट का नाम, न्यूजीलैंड फर्स्ट है। इंडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 86 पोजीशन पे इंडिया है। श्रीलंका है यहाँ पे, इतना कुछ याद मत रखना, बस मैंने बता दिया उसमें क्या है पूरे आर्टिकल में, चाहे पूरे आर्टिकल को खोल के पढ़ लेना, यही आएगा। ये साउथ एशियन टैंक रैंक में आया, मालदीव्स में अच्छा किया, पाकिस्तान भी हमसे अच्छा किया, 69 पे था, बांग्लादेश भी हमसे अच्छा किया, हमारा आजू बाजू, फिर यही सब इसमें दिया गया है कि किस किस चीज़ से नापा गया है। भाई नापा गया होगा वो पता नहीं, जो भी चीज़ होगी यही सब इसके अंदर है। बस ये लाइन याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भाई ये आ गया है, टेबल टुडे आज आ गया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे, कल को इसे फैक्ट भी जान लेंगे, कब से स्टार्ट हुआ, कब से ख़त्म हुआ इकोनॉमिक सर्वे। एक दो दिन में मैं पढ़ लूँगा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि मैं उसकी मेन मेन बहुत लंबा होता है यार, इतने मोटे मोटे किताब होगी 500 पेज की, कौन पढ़ेगा इतने मोटे को। बस उसकी ट्रेंड पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना होता है इकोनॉमिक सर्वे, ट्रेंड, ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड। वो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड वाले आ रहे हैं ना कि पिछले 5 साल से ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो ट्रेंड पढ़ूंगा मैं पूरा बैठ के। मे भी किसी की हेल्प से पढूं, या फिर हम एक दो दोस्त मिल साथ में बैठ के पढ़ लें स्पीडली, फिर मैं उसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, नोट्स की अपलोड करूंगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, 500 पेज का पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर इसमें क्या होगा कि हमारी गोल्ड डिमांड घट गई है 2020 में, 25 साल में सबसे कम हो गई है। ऐसा भाई क्यों है सबको पता है, आसमान छू गए सोने के रेट। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, ऊपर से लोगों की जेब डिस्पोजल इनकम कम हो गई, तो ऑब्वियसली क्या है, डिमांड तो ऑब्वियसली घट जाएगी सोने की। तो ये आया है इसमें, किसने बताया, ये बताया आपका वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। अब ये काउंसिल भाई क्या है, 2 लाइन इसके बारे में पढ़ो। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में। ये क्या करते हैं, सी एनुअली गोल्ड कंजप्शन का कितना हुआ है, हर साल कितना गोल्ड कंजप्शन किस कंट्री में हो रहा है, तो ये देखती है। हमें क्या है, 25 साल में हमारी गोल्ड की सबसे कम कंजम्पशन आई है 2020 में। हमारे बहुत अच्छी रहती थी हमारी, मतलब कंजम्पशन क्यों रहती थी भाई, सोने का बहुत प्यार है इंडिया वालों को। क्यों प्यार है कि ब्लैक मनी में भी यूज़ करते हैं उसे, सोना खरीद के रख लेंगे, ब्लैक मनी चलेगी, 1 किलो सोना एक जेब में आ गया, कितने 1 किलो सोने के लिए कितनी करोड़ लाख रुपए ब्लैक मनी चली गई, बहुत अच्छी बात है। ब्लैक में यूज़ करते थे, हमारी औरतों को पसंद है भाई सोना, ऐसा कहा जाता है जितना मतलब पूरे वर्ल्ड के पास सोना है उससे 1/3 मतलब, या 1/4 तो हमारी औरतों के पास ही है इंडिया की, बहुत अच्छी बात है। कभी क्राइसिस आए तो वो सोना दे देंगी फ्री में अपने, ऐसा बोल रहे हैं। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये आ गया अपने एनबीए, एनबीए चल रहा है, एनबीए ये क्या चल रहा है, डिज़ायर एनबीए नहीं, एनबीए नहीं है। फिर अपनी टेनिस की मैम साहब जा रही है, सरेना। देखो कितनी, ऐसा होता है, ऐसा बाहर होता है, इंडिया में नहीं होगा, उसके साथ अलग आदमी होगा, उसके बच्चे को लेकर अलग आदमी होगा, लगेज के लिए अलग आदमी होगा, पर दे हैव द मॉरलिटी थिंकिंग, सब कुछ है उनके पास। तो मैं अपने नोट्स से एक बार और देख लेता हूँ, उस पर कुछ बचा तो नहीं है। देखो, हमने वर्ल्ड काउंसिल हमने पढ़ ली, पहली बात हमने ये पढ़ लिया यूनेस्को का कुछ
प्रोटेक्ट द फैक्ट करके उन्होंने कैंपेन चलाया था। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया। प्लीज़ उस आपको ये कंप्लीट करना है, प्लीज़ कंप्लीट करना है। मुझे तो समझ में आ गया, पर आपको भी एक बार समझ में जानी है ये चीज़ आपकी। ठीक है, हमने वर्ल्ड काउंसिल पढ़ लिया हमने, फिर हमने अपना ये पढ़ लिया कि ये अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स पढ़ लिया हमने। अब एक आर्टिकल मैं भूल गया हूँ पढ़ाना, आपको पढ़ा दूंगा अभी। फिर हमने क्या पढ़ लिया ये, हाँ, दो भूल गया हूँ। उस वर्ल्ड न्यूज़ में मैं भूल गया हूँ, वर्ल्ड न्यूज़ पेज को मैंने स्किप कर दिया है, उसके ही हैं दोनों आर्टिकल ये। फिर हमने क्या पढ़ लिया हमने ऊपर से, अपना हमने AQI पढ़ लिया अपना, दो आर्टिकल भूल गया हूँ पढ़ाने। AQI पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, सफ़र पढ़ लिया, CPCB पढ़ लिया हमने, ये सफ़र के वो अपने पॉल्यूटेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। DGCI पढ़ लिया हमने। फिर NPPA पढ़ लिया, डिफरेंस भी बता दिया मैंने क्या क्या काम करते हैं। फिर DPCO एक्ट में क्या क्या किया था गवर्नमेंट ने, ये रह गया अपना। चलो, इससे रिलेटेड आ गया, वर्ल्ड न्यूज़ में है सब, दोनों आर्टिकल वर्ल्ड न्यूज़ के रह गए, मैंने स्किप कर दी वो वर्ल्ड न्यूज़। हाँ, ये आ गया था, ये वर्ल्ड ही है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड से रिलेटेड है, हिंदू की है। ठीक है ना। एक चीज़ आई, जयशंकर ने सजेस्टेड की है एक पॉलिसी फॉरवर्ड टू चाइना से रिश्ते जोड़ने के लिए ना। जयशंकर जी ने एक चीज़ बताई है कि अगर चाइना ऐसे काम करता है तो मे भी हम थिंक करें उसके बारे में। वो क्या बताया उन्होंने मैं आपको सीधी वो लाइन पर लेके चलता हूँ और मैं नोट्स में लेके जाऊँगा सीधा। उन्होंने बोला है, ये तो सारे इशू हैं क्या क्या है, उन्होंने क्या बोला है, 3 म्यूचुअल्स एंड 8 ब्रॉड प्रोपोजिशंस। अभी 3 म्यूचुअल 8 ब्रॉड पोजीशन पे अगर काम करता है चाइना, अगर इनको लेके चलेगा, ये मेंस के लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ऐसे वर्ड लिखोगे ना, 3 म्यूचुअल्स एंड 8 ब्रॉड प्रोपोजिशंस, इन पे अगर काम करता है चाइना तो हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे। अब ये है क्या भाई, क्या हमारी बात। 3 म्यूचुअल्स क्या है, 3 म्यूचुअल्स है, म्यूचुअल्स रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, म्यूचुअल सेंसिटिविटी पे काम करेंगे, म्यूचुअल्स इंटरेस्ट होंगे। ये अगर चाइना ऐसे करता है तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उन्होंने 8 ब्रॉड प्रोपोजिशंस क्या है, एग्रीमेंट जो ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं उसे अच्छे से फॉलो करेंगे, अडहेड करेंगे उसे अच्छे से, जो हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट है उसे ही ट्रांसपेरेंटली हम उसे फॉलो करेंगे। फिर बोथ साइड नीड टू स्टिक ऑब्जर्व एंड रिस्पेक्ट द LAC। जो LAC है ना, कभी आगे बढ़ जाता है कभी पीछे हो जाता है, दोनों साइड से स्टिक उस पर ऑब्जर्व होनी चाहिए, और जो LAC बनी हुई है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे हम दोनों। तो ये पॉइंट बताया इन्होंने। दूसरा क्या है, कुछ चेंज कर रहे हो तुम आगे पीछे अपनी LAC में कुछ और चीज़ों में, या फिर इन चीज़ों में कोई एग्रीमेंट में आप ऊपर नीचे जा रहे हो एग्रीमेंट के पॉइंट से, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उस पर भी ध्यान दो, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर इज द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। ये बहुत खतरनाक चीज़ बोल दिया है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो बॉर्डर पे होनी चाहिए ना, वो बेसिक है। अगर ये नहीं होगा तो कोई पॉइंट पे बात नहीं होगी। ये मस्त पहले हमें चाहिए कि बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, डेवलपमेंट करने पॉइंट्स बताए उन्होंने। 3 तो म्यूचुअल बताए थे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। 8 ये बताए हैं चाइना से पर्टिकुलरली है। और फिर क्या बताया कि रिमेन कमिटेड टू द मल्टीपोलर वर्ल्ड। जैसे अभी बात चलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है पता हूँ, जैसे बाइपोलर वर्ल्ड होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, सिंगल पोलर वर्ल्ड होता है। क्या होता है कि जैसे ये अमेरिका है, बहुत पावरफुल है, तो सारे देश का झुकाव इसके साइड होगा, यूनिपोलर होगा, मतलब सारे देश इससे बात करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ झुकाव रखेंगे, इसे बोलते हैं यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, कोई किसी का बाप नहीं है, सब अपने आप में बाप है, सीधी बात ये है, इसे बोलते हैं मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक बाप समझ लेते हैं, उसके बच्चे समझते हैं। तो रिमेन कमिटेड मतलब हमें रिमेन रहना चाहिए। जो वर्ल्ड में हम मल्टीपोलर है ना, सब अपने आप में तिरम खां है, कोई किसी का नहीं है, तो ऐसे ही हमें रिकोगनाइज करना चाहिए मल्टीपोलर एशिया को भी। जो चाइना बोलता है ना एशिया का बाप हूँ मैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें भी मल्टीपोलर एशिया को हमें करना चाहिए, जो एसेंशियल है कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए। तो ये बोला है कि कोई किसी का बाप नहीं है, सब अपने आप में बाप है, ऐसे भी एशिया में करना चाहिए, वर्ल्ड में हम बोलते हैं, ये बोला है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो रिलेशनशिप है हमारी, इंटरेस्ट है हमारा, कंसर्न्स है, कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा, वो रेसिप्रोकल इन नेचर होनी। रेसिप्रोकल, जो भाई तुम्हारी दिक्कत है वो हमारी भी दिक्कत है, हम भी मानेंगे उस चीज़ को, ये भी है, कुछ इंटरेस्ट है ये है, तो हम रेसिप्रोकल नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी तुम्हारी बात सुनते रहे हम, तुम गाते रहो, तुम ये करो, आप पीछे हटो, हम पोंगोंग हमें चाहिए, अरुणाचल हमें चाहिए, ऐसे नहीं, कि दोनों के इंटरेस्ट रेसिप्रोकल नेचर होने चाहिए।
ये पॉइंट बताया इन्होंने। तो देखो ये कॉमन चीज़ है, आपकी माइंड की थिंकिंग है अगर आप पढ़ोगे। राइजिंग द पावर ऑफ नाइदर इग्नोर और सेट, मतलब किसी की पावर को ना हम इग्नोर करेंगे ना कुछ करेंगे, सेट ऑफ एस्पिरेशन ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये बोला है इन्होंने। और डाइवर्जन एंड डिफरेंस विल ऑलवेज, मतलब डाइवर्जन और डिफरेंस रहते हैं हमारे बीच में। कहते हैं ना एक लड़की में या पैर मतलब हस्बैंड वाइफ में कुछ डाइवर्जन और डिफरेंस रहते हैं, पर उन्हें क्या करना है, हमें एक मैनेजमेंट तरीके से एसेंशियली हमें उन्हें सॉल्व करना है कि मैनेजमेंट इन एसेंशियल जो टाई, उन्हें मैनेज करके हमें टाई रखना है आपस में। शादी होने के बाद कुछ डाइवर्जेंट डिफरेंस आते हैं एक दूसरे में, तो हमें क्या करना है उसके बाद, हमें एक मैनेजमेंट ला के, मतलब दोनों के बीच में एक मैनेजमेंट बना के और उन्हें टाई बना के जोड़ के रखना है, एसेंशियल टू टाई। तो ये सब चीज़ों की उन्होंने बात की है। और फिर उसमें क्या बात की, इशू उसमें क्या क्या बताए गए हैं, ये इशू और भी आप बढ़ा सकते हो, पर जो उस आर्टिकल में बताया गया उसी से मैं लिखूंगा। एक तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में उसमें रिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है कि हम उसमें ऐड ना हो इंडिया को। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप पे रिफ्यूज़ करता है चाइना। पाकिस्तान को यूएन, जो उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो लिस्ट है जो मतलब यूएन की, उसमें हम कहते हैं इस आतंकवादी को डाल दो, तो चाइना उसे ब्लॉक करता है। फिर चाइना पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। फिर जो हमारी सोवरेनिटी है हमारी इंडिया की जम्मू कश्मीर पे, उसे वायलेट करता है चाइना। क्यों वायलेट करता है, एक तो ये रोड निकाल रहा है अंदर से, हमारे डिस्प्यूट पे उंगली करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि हाँ नहीं ये डिस्प्यूट है। तो ये पूरा आर्टिकल देखो मैंने इस पेज में लिख दिया। आप खुद मानो कि आप इसे 2 या ढाई पेज में नहीं लिख सकते, मैं इसमें 5 और बता दूंगा आपको चाइना की क्या क्या गलती है, ये वो इसे भी बढ़ा सकता हूँ। पर ये लाइन लिखोगे ना, 3 म्यूचुअल एड ब्रॉड प्रोपोजिशन, ये पूरा आपका पेपर 1 नंबर मार देगा। इसमें मैं आपको ना, अगर ये बात करूँ 150 10 नंबर का लिखने को आता, मुझे 5 नंबर पक्का मिलने थे इतनी ऐसे ही लिखने पे, इतनी बातें लिखने को, क्योंकि एग्जामिनर को मेन मेन चीज पढ़ने में मजा आता है, कहानी नहीं पढ़ते वो। 10 नंबर का आता है 150 का, तो ये हो गया अपना ये। फिर उसमें एक चीज़ आई है देखो, अभी क्या हुआ, पूरी कांग्रेस चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है इसमें। तो इसमें क्या बात चल रही है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड न्यूज़ में आएंगे थोड़ा सा, कहीं पर आगे नीचे आती है ये रिजॉइनिंग डील, अभी चेंज हो गई है ना। तो अभी जो जैकॉब करके एक संगठन था जो मतलब फेवर करता था ईरान वीरान को, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से काम करता है, आईएसीए के अकॉर्डिंग काम करता है अपना, कौन, ईरान, जो मैंने पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो हम सोच सकते हैं जो उनका कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन प्लान जो है ईरान का, और द ईरान डील पे हम काम कर सकते हैं। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पुल आउट हो गया था 2018 में, तो हम काम कर सकते हैं। ये कल कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये आया तो देखते हैं सुपर कोर क्या न्यूज़ बनेगी। तो ये कल पढ़ेंगे ईरान डील क्या है, जैकब क्या है। पर हम क्या पढ़ते हैं इसमें, एक चीज़ और दिखाइए आपको, कहाँ गया अपना भाई, चलिए कल पढ़ेंगे ये वाले जैकब क्या है। हम मैं आपको एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, जो भी ईरान गलती कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर न्यूज़ में था, क्या था उसमें। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया ये वाला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या करती है, एटॉमिक फॉर द पीस, एटॉम पीस के लिए यूज़ होना चाहिए। उससे एटम से तुम, न्यूक्लियर से तुम वो बनाओ, बिजली बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, पर लड़ाई के लिए नहीं। ठीक है ना। तो UNGSC बूथ रिपोर्ट ही दोनों को करता है, जनरल असेंबली सिक्योरिटी असेंबली को भी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना। इसने बैंक भी बनाया था कहीं आपका कजाकिस्तान में। इसके फंक्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड प्रमोट द सेफ एंड सिक्योर पीसफुल यूज़, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करो, पीसफुली यूज़ करो, सेफ यूज़ करो, प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। और ये रोकता किसे है, इनहिबिट यूज़ करता है मिलिट्री पर्पस के लिए और न्यूक्लियर वार के लिए, ये रोकता है, इस पर यूज़ मत करो। 169 इसके मेंबर है, 1 मेंबर 1 वोट है। ठीक है ना, 1 मेंबर 1 वोट है। ये और भी प्रोग्राम चलाता है, कैसे चलाता है, प्रोग्राम फॉर एक्शन कैंसरिंग थेरेपी। भाई न्यूक्लियर से क्या होता है, रेडिएशन निकलती है इधर उधर की, तो कैंसर वैंसर होने के चांस रहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम चलाता है, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम चलाता है। वाटर, न्यूक्लियर को इनरिच करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी इनहेंस प्रोजेक्ट भी चलाते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी इनहेंसमेंट हो जाए। फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर इनोवेशन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल, ये कुछ प्रोग्राम चलाता है। ऐसा कुछ आ जाए कि प्रोग्राम नहीं चलाता, पर नहीं कुछ चलाता है, ऐसे आप याद रखना। बट ऊपर की 3 चीज़ मेन है प्री के लिए, क्या है किस काम के लिए ये है। फिर कितने मेंबर है, 169, 1 वोट 1 मेंबर। ये आपका पूरा आज खत्म हो चुका है, पूरा हिंदू आपका खत्म हो चुका है आपका।
कुछ पूछना है तो जल्दी बता दो इसमें, मैं अब रिकॉर्डिंग रोक दूँ।